बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सूट फॉर स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको उर्दू में तामील मुख्तस कहते हैं। तो इसके हम एक जो है ड्राफ्ट करेंगे सूट भी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कब फ़ाइल किया जाता है, क्यों फ़ाइल किया जाता है, तो कौन कर सकता है इसको। तो ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है ना, ये आपको बताता हूँ, सेक्शन 12 जो है ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो इससे डील करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से। और ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इन दो पार्टीज़ के दरमियान। जब भी कोई इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है, दो पार्टियों के दरमियान एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दो पार्टीज़ के दरमियान। अब वो ये है कि उसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है, व्हीकल भी हो सकती है, जिसमें जो कि एक ये इसमें होता था भाई, एक पर्सन जो है ना वो अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी से डील कर लिया कि आज मैं आपसे 50,000 रुपये देता हूँ आपको, और बाकी जो है ना 3-4 लाख रुपए ज़मीन प्लॉट कुछ भी लिया आपने, तो 3.5 लाख जो है ना मैं आपको 3 या 4 महीने के बाद दे दूँगा, जो भी जितनी प्राइस होगी। अब 4 महीने के बाद जो है वो दूसरी पार्टी कहती है नहीं, मैंने तो आपको ट्रांसफ़र ही नहीं करना। तो आपका ये लीगल राइट है फिर कि आप कोर्ट जा सकते हैं और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना वो उसके लिए आप सूट फाइल कर दें, क्योंकि दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है आपको ट्रांसफ़र करने में। तो इसमें ये है कि प्रॉपर्टी भी हो सकती है, व्हीकल भी हो सकती है, ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट हो एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसमें जो है ना आपको ट्रांसफ़र ओनरशिप नहीं आपको मिल रही, दूसरी पार्टी जो है ना आपको ट्रांसफ़र करके ओनरशिप आपको नहीं दे रही है, ठीक है। और इसका एक पॉइंट ये है कि फ्यूचर डेट में जो है ना आपने अभी कुछ बयान दे दिया है, तो बाकी जो है ना फ्यूचर डेट में जो है ना वो आपको बाकी आपने पे करनी है अमाउंट। तो उसके 3 महीने 4 महीने बाद वो भी आगे आपको मैं जब हम ड्राफ्ट करेंगे सूट तो उसमें आपको नज़र क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि फ्यूचर डेट में आपने पेमेंट करनी होती है, आप कुछ पेमेंट पहले कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन इन एडवांस और फुल कंसिडरेशन अमाउंट होनी चाहिए, ये फुल होनी चाहिए, या एडवांस पहले एडवांस दे दिया आपने, या फुल भी हो सकता है। अगर फुल भी दे दिया फिर भी ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र कर रहा, तो फिर भी ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना ये किया जा सकता है। अदर पार्टी रिफ्यूज़ टू परफॉर्म कर, और दूसरी पार्टी जो है ना वो रिफ्यूज़ कर दे अपना परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, देन फाइल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब इसमें ये एक बात आपने लाजमी रखनी है कि इलीगल जो है ना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, तो उसको हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई अगर जुआ खेल रहा है, तो या किसी ने जुए पे कोई इन्वेस्टमेंट की, ये कहता है कोई कि यार तुम जुआ को लगाओ और जितने भी प्रॉफिट होगा ना वो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो आप 3 बंदों ने लगाया, कोई भी बेट लगाई है, और तो वो उनमें से 1-2 रख लिए पैसे और एक ने पैसे नहीं रखे, तो वो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि मेरा भी जो है ना इसमें मेरा राइट बनता है, तो मेरा शेयर इक्वल दिलाया जाए, क्योंकि इलीगल है ना ये कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ लीगल कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होंगे ना उनमें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना वो उसके सूट फाइल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सबमिट ऑल मनी टू द कोर्ट इफ़ यू वांट टू फाइल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये इसका मतलब ये है कि आपने जो भी है ना करना है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है, तो आपने कोर्ट में जो है ना वो फीस जो है ना जितने भी अमाउंट हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो आपने पे करनी होगी। तो तब जो है ना क्या क्या तो कोर्ट को पता तो चले कि वाकई ये जो है ना विलिंग है कि नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में। तो इसलिए जो है ना आपको ये सबमिट करवानी चाहिए, और आपको रिसीट्स वगैरह जितनी भी रिसीट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड वो सारी कोर्ट में आपको देनी पड़ेंगी, ताकि कोर्ट को पता चले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट का जो है ना पार्ट परफॉर्म कर चुके हैं और दूसरी जो है ना पार्टी वो परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इसके साथ हमें स्टे की एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी, तो वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। स्टे की एप्लीकेशन के बगैर जो है ना आपका सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। अब जो है ना ज़मीन के जो प्लॉट है या ज़मीन है, तो उसकी आपने सारी डिटेल्स जो है ना वो मेंशन करनी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फ़र्द से लेते हैं। ये खेवट, खाता, खतूनी, ये सारे जो है ना खेवट और खाता जो है ना ये ओनर्स के नंबर होते हैं, खतूनी फार्मर नंबर होते हैं, खसरा नंबर जो होता है ना सर्वे नंबर होता है। तो ये जो है ना सर्वे नंबर होता है जो कि फ़िक्स्ड होता है। ऑलवेज़ बाय प्रॉपर्टी फ्राम फ़र्द बह से जो ना ये आपको मैं एक
प्रॉपर्टी का जो लेक्चर है किस तरह प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि फ़र्द बैह से जो है ना आपने जब भी प्रॉपर्टी बाय करनी है तो फ़र्द बैह से प्रॉपर्टी बाय करनी है, फ़र्द मलकियत से कभी भी आपने प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी है। ठीक है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो वो सारे आप डिटेल उसमें से उस वीडियो से देख लीजिएगा। अब है कि इफ़ प्रॉपर्टीज़ अर्बन लैंड में है, अर्बन एरिया में है, तो मेंशन करेंगे आप स्ट्रीट, मोहल्ला, सेक्टर, ब्लॉक वगैरह, ये सारा कुछ जो है ना ये जो अपना उसमें से फ़र्द में से मिल जाता है आपको। अच्छा, 9th पॉइंट है कि ये विलिंग टू परफॉर्म, अदर पार्टी इज़ नॉट विलिंग। मतलब ये है कि मैं तो परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, दूसरी पार्टी जो है ना वो परफॉर्म नहीं करना चाह रही है, कॉन्ट्रैक्ट को वो नहीं कर रही, वो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रही। तो ये आपने इसमें एक पॉइंट लाजमी है कि मेरी तरफ से तो सारा कुछ क्लियर है, दूसरी पार्टी जो है ना वो नहीं परफॉर्म करने की कोशिश कर रही, वो परफॉर्म नहीं कर रही, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब हम इसका जो है ना एक सूट जो है वो फाइल करते हैं, वो देखते हैं। अब हम इसका एक सूट जो है वो ड्राफ्ट करके देखते हैं। तो इसमें एक मैं पहले आपको नाम डालता हूँ, कुछ भी कोई भी डिफेंडेंट जो प्लेंटिफ का नाम आएगा, फिर डिफेंडेंट्स, अगर डिफेंडेंट्स ज़्यादा हैं तो फिर डिफेंडेंट्स आएगा, अगर एक डिफेंडेंट है तो फिर एक डिफेंडेंट आएगा, प्लेंटिफ अगर ज़्यादा हैं तो प्लेंटिफ्स आएगा, अगर एक प्लेंटिफ है तो फिर प्लेंटिफ आएगा। अब इसमें यह है कि एक सायरा जो है वाइफ ऑफ असगर रेजिडेंट है, फ्लैट नंबर ये बैरियर टाउन ऑर्चर्ड है। ठीक है, बैरियर टाउन में जो है ना इसका चीफ एग्जीक्यूटिव पार्टी बनाया और ट्रांसफ़र ब्रांच जो है ना ये तीन हमने जो है ना ये ब्रांच को जो है ना इनको हमने पार्टी बनाया डिफेंडेंट में। सबसे पहले हमने इसका सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर वही इस तरह से रिस्पेक्टफुली शिवित नंबर 1 पॉइंट अपनाएंगे। फैक्ट होगा इसका दैट द डिफेंडेंट नंबर 1 इज़ ऑनर इन पोजेशन ऑफ प्लॉट नंबर 5, 6, 7 मेजर जो है ना ये सारी डिटेल हमने देनी है। जो भी डिटेल होगी स्टेटेड इन स्ट्रीट नंबर 15, कैटेगरी जनरल फेज, बैरियर टाउन लाहौर, वाई रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। कॉपीज़ ऑफ अलॉटमेंट जो है ना लेटर ऑफ पोजेशन सर्टिफिकेट आर एनेक्स विद, वो सारा कुछ हमने इसके साथ एनेक्स कर दिया है। तो ये प्लॉट है जो डिफेंडेंट ने की ओनरशिप में था और उसने जो है प्लेंटिफ को ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी थी तो वो अब ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरा पॉइंट है दैट द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट नंबर 1 एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट with regard to the sale of the said plot on 25/3/2019 को जो है ना ये एग्रीमेंट हुआ उनका फॉर टोटल कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ रुपीज़ इतने पे 1,23,25,000 पे। ठीक है, इंक्लूडिंग चार्जेस ऑफ साइट प्लान एंड अदर यूटिलिटी चार्जेस एंड डिफेंडेंट नंबर 1 रिसीव्ड रुपीज़, उसने बयाना दे दिया 3,000 रुपये एडवांस दे दिया प्लेंटिफ ने और उसने जो है ना वो रिसीव कर लिया 3 लाख पे एज अर्नेस्ट मनी फ्रॉम द प्लेंटिफ इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, और विटनेसेस की प्रेजेंस में जो है ना ये सारा कुछ है। और 1,20,25,00,000 जो है ये भी अमाउंट जो है ना वॉज फिक्स टू पे एज 29/4/2000। अब ये याद रखना है कि जो पहले सब मैंने जैसे आपको पहले बताया सारे जो है ना इसमें ड्राफ्ट में कि सबसे पहले जो फैक्ट होता है वो सबसे पहले आएगा, जो उसके बाद होता है वो बाद में आएगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में भी यही है, जो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बात हुई थी तो वो पहले आएगी, उसके बाद का बाद में, उसके बाद का बाद में। अब इसमें जो है ना पहले उसने टोटल एडवांस दिया उसने 3 लाख रुपया, वो पहले आएगा और बाद में जो है ना वो 29/4/2019 को जो है ना उसने फिक्स की थी कि 1,20,000 वो 1,20,25,000 वो दे देगा। ठीक है, ये सारी डिटेल हमने इसमें लिख देनी है। सबसे पहले हमें लिखना है उसकी प्रॉपर्टी की जो है जितनी भी डिटेल है वो लिखेंगे हम, उसके बाद लिखेंगे एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर उसके बाद लिखना है जी अगला पॉइंट आएगा दैट इट वाज सेटल्ड बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट नंबर 1 दैट इन द केस ऑफ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ऑन टू द डिफेंडेंट नंबर 1 द अर्नेस्ट मनी वुड बी forfeited while if the defendant number 1 failed to transfer the said plot in favor of the plaintiff after getting amount of the defendant number 1 would be responsible to pay the double of the amount। ये आपको याद रखना कि जब भी आपने अमाउंट किसी से ले लिया एडवांस तो अगर वो आपने वापस नहीं करी तो उसको आपको डबल देना पड़ेगा। अब इसमें इन केस में 3 लाख रुपया उसने लिया था, अब उसको जो है ना वो नहीं करना तो उसको 6 लाख रुपया जो है ना वो देना पड़ेगा। तो ये जो है ना ये ट्रांसफ़र का होता है। इसमें इस तरह से इस प्रोसीजर होता है। नो ऑब्जेक्शन उसने कहा था कि मुझे नो ऑब्जेक्शन होगा, प्लेंटिफ विल गेट ट्रांसफर्ड
द सेट प्लॉट इन हिज फेवर थ्रू द कोर्ट ऑफ कंप्लीशन जुरिस्डिक्शन। मतलब ये कि वो पूरा जो है ना उसने अर्नेस्ट मनी दे दी थी, तो अगर वो डिफेंडेंट नंबर 1 जो है ना वो एग्री हो गया था कि अगर ना दिए तो मैं आपको डबल मनी दे दूँगा। दैट देयर आफ्टर द प्लेंटिफ रिक्वेस्टेड द डिफेंडेंट नंबर 1 दैट ही इज़ रेडी टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। और उसके बाद डिफेंडेंट नंबर 1 ने जो कहा कि मैं तो दूसरे जो है ना रिमेनिंग जितने भी अमाउंट है तो वो मैं आपको दे दूँगा, आपको देने के लिए तैयार हूँ बिफोर द स्टेटेड पीरियड एंड जो पीरियड टाइम लिखा हुआ था उससे पहले वो देने को तैयार था उससे। एंड इन दिस रिगार्ड द प्लेंटिफ आल्सो डिपॉजिटेड द रिमेनिंग अमाउंट इन द बैंक एंड प्रीपेड अ बैंक ड्राफ्ट एंड रिक्वेस्टेड हर टू ट्रांसफ़र। और उसने जो है रिमेनिंग अमाउंट द बैंक उसने जो है डिपॉजिट कर दी उसने रिमेनिंग अमाउंट जो है बैंक में, और बैंक ड्राफ्ट बनाया रिक्वेस्टेड टू ट्रांसफ़र द सेट प्लॉट। और उसने रिक्वेस्ट की कि जो है ना मेरे ट्रांसफ़र कर दो, जो प्लॉट है वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो। बट शी नॉट ओनली रिसीव्ड द अमाउंट बट आई रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र। उसने अमाउंट भी रिसीव कर ली है और वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर रही है अब जो है ना प्लॉट मेरे नाम पे। ठीक है, तो इसमें आगे फिर बताना है कि जो है ये एक्ट डिफेंडेंट का जो है ना ये इलीगल है। तो आगे फिर बताना है हमने कि 5th पॉइंट बनाना है कि दैट द सेट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 1 इज़ इलीगल, अनलॉफुल, इम्प्रॉपर एंड अगेंस्ट द ऑल कैनन ऑफ जस्टिस। ये कानून के ख़िलाफ़ है। मोरेओवर द सेट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 1 इज़ बेस्ड ऑन मैलिफाइड इंटेंशन एंड अल्टीरियर मोटिव्स। ये बदनीयत पर मबनी है। तो इसके बाद क्या 6 पॉइंट बनाना है द प्लेंटिफ नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वेस्टेड द डिफेंडेंट नंबर 1 टू फुलफिल हर पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिटन एग्रीमेंट। उसने बार बार रिक्वेस्ट की कि इस रिटन एग्रीमेंट को फुलफ़िल किया जाए, जितने जो भी मेरा हक बनता है उसको कंप्लीट किया जाए और जो है ना मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी जाए प्रॉपर्टी को, प्लॉट को। दैट द प्लेंटिफ इज़ रेडी टू परफॉर्म हिज एग्रीमेंट पार्ट ऑफ ये जो है ना एग्रीमेंट जो है ना ये तैयार परफॉर्म करने के लिए तैयार है, लेकिन जो है ना जो डिफेंडेंट नंबर 1 जो है ना वो एग्री नहीं हो रहा और वो रिलेक्टेंट है ट्रांसफ़र करने में लैंड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ को। ठीक है, वो जो है ना ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रही प्लेंटिफ के हक में जो है ना प्लॉट को। दैट नाउ इट केम इनटू द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ दैट द डिफेंडेंट नंबर 1 हु इज़ हैविंग अकॉर्डिंगली द बैरियर टाउन। उसने आप उसके अच्छा 8 पॉइंट ये है कि उसने अभी अब 8 पॉइंट है दैट नाउ इट केम इनटू द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ दैट द डिफेंडेंट नंबर 1 हु इज़ हैविंग वेरी cordial relation in the Barrier Town office is trying to transfer the said plot in favor of someone else, making collision defendant number 2 and 3। ठीक है, अब बैरियर टाउन के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं और वो किसी और के नाम ट्रांसफ़र करना चाह रही है प्लॉट को, जो कि इलीगल है। ठीक है, अब ये जो है ना उसके बाद अगला पॉइंट बनाना दैट द प्लेंटिफ कॉन्टेक्टेड द डिफेंडेंट नंबर 2 and 3 asked about the factual position with regard to the agreement and requested them to refrain the transfer and the ownership of the said plot in the manner whosoever in favor of any person except the plaintiff। तो उसने फिर कांटेक्ट किया डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 बैरियर टाउन से कि इसको ना किसी और के पास ट्रांसफ़र ना किया जाए, ये मेरा राइट है, तो इसको किसी और के साथ ट्रांसफ़र ना किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा राइट है। तो उसके बाद डिफेंडेंट नंबर 1 इज़ बाउंड टू फुलफिल द हर पार्ट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। और जो है डिफेंडेंट नंबर 1 जिसने औरत है जो उसने वो जो है उसको फुलफिल करना चाहिए, बाउंड है उसके फुलफिल करे अपना एग्रीमेंट जितना भी है, जो कि 15/4/2009 को 19 को हुआ था। तो बट शी इज़ नॉट टू हियर एनीथिंग रीजनेबल हैंस द सूट। तो उसके बाद उसने कोई चीज़ मेरी सुनी नहीं, तो अब वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, तो इसलिए जो है ना मैं ये सूट फाइल कर रहा हूँ। दैट द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड फाइनली 2 days ago। ये कॉज ऑफ एक्शन तब हुआ 2 दिन पहले हुआ व्हेन डिफेंडेंट फाइनली रिफ्यूज़ टू लिसन द जेन्युइन एंड लेजिटिमेट रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ। जब डिफेंडेंट ने एक जायज़ मेरी रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया, जो कि स्टिल कंटिन्यूइंग है, जो अभी भी कंटिन्यू है डे बाई डे। दैट डिफेंडेंट नंबर 2 फिर आगे जुरिस्डिक्शन लिखना है, जुरिस्डिक्शन लाहौर की, और कोर्ट फीस हमने पे कर दी है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमने प्रेयर क्लॉज जो है ना वो हमने ये लिखना है कि प्रेयर क्लॉज में ये लिखना है कि इट इज़ देयरफॉर हम्बली प्रेयर्ड दैट द डिग्री ऑफ द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट डेटेड 15/4/2019 में काइंडली भी पास्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट नंबर 1। और डिफेंडेंट नंबर 1 के खिलाफ जो है ना वो की जाए। और इन फर्दर दैट द डिफेंडेंट मे काइंडली भी रिस्ट्रेन परमानेंटली फ्राम ट्रांसफरिंग द प्लॉट। और उनको रिस्ट्रेन किया जाए कि वो ट्रांसफ़र ना करें किसी और को। सबसे पहले कि जी हम करनी चाहिए कि
हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए और दूसरे उनको रोका जाए कि जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता तो वो उनको रोका जाए, किसी और का नाम ट्रांसफ़र ना करें, जिसको हम उर्दू में कहते हैं स्टे लेना, वो स्टे ले लिया। Furthermore, defendants may also be restrained not to transfer the suit land while making a collision with each other। टकराव हो जाएगा, ज़ाहिर बात है, ओनरशिप में टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द प्लेंटिफ। सिर्फ प्लेंटिफ का ये हक बनता है और सिर्फ प्लेंटिफ को ही जो है वो किया जाए। फिर आगे जो है ट्रांसफ़र की जाए। फिर आगे एडवोकेट का नाम आ जाएगा, आगे फिर वो वेरिफिकेशन और ओथ आ जाएगा। तो उसके बाद जो है ना ये हमने स्टे एप्लीकेशन लिखनी है। ये एक स्टे एप्लीकेशन है, वो हमने प्लेंटिफ डिफेंडर सारा कुछ वैसे लिख दिया। फिर हम लिखें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड परमानेंट इंजेक्शन। तो आगे फिर जो है CPC ऑर्डर 39 रूल 1-2 जो है ना CPC रीड विद सेक्शन 151 जो है ना ये हमने इसकी दे देनी है, क्या कहते हैं, ये हमने इसका टाइटल दे देना है, इसकी हेडिंग दे देनी है। और इसमें 3 चीज़ें आपने जो है ना हर ये दावे में जो है ना इसकी स्टे एप्लीकेशन में या इंजंक्शन की एप्लीकेशन में आपने ये लाजमी लिखनी होती हैं कि सबसे पहले प्राइमा फेशियाई केस है। प्राइमा फेशियाई केस ये होता है कि बज़ाहिर ये ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड ये मेरा हक बन रहा है, ये अब इसका हक नहीं बन रहा, क्योंकि सारा कुछ मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी, डिग्री भी और डॉक्यूमेंट्स भी और सारा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंट है वो सारा कुछ मैंने दे दिया, कोर्ट में सबमिट करा दिया। तो ये बज़ाहिर जो है ना ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड ये मेरा हक बन रहा है। इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट प्लेंटिफ जो है ना वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हो जाएगा, एप्लीकेंट और प्लेंटिफ के अगेंस्ट हो जाएगा। तो दैट द प्लेंटिफ है इनरिपेयरेबल लॉस, और प्लेंटिफ जो है ना वो इररिपेयरेबल लॉस जो है ना वो बर्दाश्त करेगा अगर स्टे ऑर्डर नॉट ग्रांटेड। स्टे ऑर्डर इसको इंजंक्शन भी, इसको स्टे ऑर्डर नहीं कहेंगे बल्कि इसको इंजंक्शन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेयर क्लॉज, फिर वही सारी प्रेयर क्लॉज हमने लिखनी है जो हमने ऊपर बता दी थी, तो थोड़ी बहुत ऐड करके। तो उसके बाद जो है ना ये जब हमने दे देना है तो ये इसका हम देंगे स्टे की एप्लीकेशन देंगे, साथ इसके हमने एफिडेविट भी देना होगा। तो एफिडेविट के बगैर जो है ना ये आपकी स्टे एप्लीकेशन जो है ना ये कोर्ट में नहीं होगी। दूसरी पार्टी जो है जब तक अगर एफिडेविट नहीं देंगे आप तो दूसरी पार्टी जो है ना ऑब्जेक्शन लगा देगी कि ये एफिडेविट नहीं है सर, तो इसलिए जो है ना इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए हमें एफिडेविट जो है ना ये लाजमी देना पड़ता है। तो इसमें वही एफिडेविट सारा कुछ डिपेंडेंट मुद्दई जो है ना ये सारा कुछ जो है ना वो हमने बता देना कि डिक्लेयर दैट कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन आर ट्रू एंड करेक्ट, ये सारा कुछ ट्रू एंड करेक्ट है। एंड बिलीव एंड नथिंग मटेरियल हैज़ बीन कंसील्ड, और कुछ भी नहीं छुपाया गया। फिर वेरीफाइड ऑन ऑथ, फिर वेरीफाइड ऑन ऑथ जैसे हमने ऊपर किया था, फुली करेक्ट टू द माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव एंड नथिंग मटेरियल हैज़ बीन कंसील्ड, और कुछ भी नहीं छुपाया गया। तो ये एफिडेविट जो है ना ये लाजमी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है जी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें ये बस ये आपने याद रखना है 2-3 चीज़ें। एक तो डिफेंडेंट जो है या पार्टी जो अगले दूसरी पार्टी जो है ना वो अपना पार्ट जो है ना परफॉर्म नहीं कर रही या करना नहीं चाह रही और ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रही। इसमें कोई भी होते फ्यूचर डेट पे हमने पैसे देने होते हैं, कुछ एडवांस दे दिए होते हैं, कुछ हमने फ्यूचर डेट में देने होते हैं, और दूसरी पार्टी जो है रिफ्यूज़ कर रही होती है, इसलिए हम ना सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना वो फाइल करते हैं। तो उसमें सारी डिटेल हमने देनी होती है सूट में, ज़मीन के रिलेटेड जो है। तो उसके बाद जो है ना फिर इस तरह से ये हमने पहले बताया कि ये सारा पहले प्लॉट की आ जाएगी, ज़मीन की डिटेल आ जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट की आ जाएगी, फिर उसने परफॉर्म नहीं किया, जो है डिफेंडेंट ने परफॉर्म नहीं कर रहा, प्लेंटिफ बार बार गया कि डिफेंडेंट से कि परफॉर्म करो, और डिफेंडेंट जो है ना रिलेक्टेंट हुआ है वो नहीं परफॉर्म कर रहा। तो इस तरह से फिर ये सारे फैक्ट्स लिख के फिर उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन लिखना है, फिर जुरिस्डिक्शन और एंड में कोर्ट फीस लगा के प्रेयर क्लॉज के साथ ये आपने लाजमी जो है स्टे की एप्लीकेशन देनी है इंजंक्शन की, और उसके बाद आपने साथ में इसमें एफिडेविट जो है ना वो लाजमी लगाना है। तो इस तरह से जो है ना ये आपका सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना वो ड्राफ्ट होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।